दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पार्ट 3 के लिए पढ़ रहे थे, उसमें हम आपको सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। जितने भी सॉल्यूशन के मेथड पढ़ने थे, जितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने थे, सबका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी का स्पेशली हम क्वेश्चन बैंक उठाएं। ठीक है, कब से कब तक का, तो 2012 से 2022 तक, यानी 11 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका सॉल्यूशन हम आपको एक एक क्वेश्चन का करके बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बिहार यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, तो भी आप इसको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और बाकी यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही होता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सेम होता है, लेकिन इसी टाइप का होता है। तो अगर ये क्वेश्चंस वगैरह आप समझ लेते हैं, इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें चूंकि एक वीडियो में सारा कवर करना बहुत ही मुश्किल है, चूंकि 50+ क्वेश्चन है, तो ये वीडियो कई पार्ट में हो सकता है। तो आज का ये जो लेक्चर है, ये हम लोग का पहला वीडियो है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट नंबर वीडियो है। इसके बाद अब देखते हैं कितना वीडियो में कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग का चैनल है, जिस पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसके लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है इस टाइप का हम लोग का चैनल दिखता है, ये तो आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और आज की वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये सारा चीज़ समझते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ऊपर में ही क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम छांट करके लिख दिए हैं। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिए हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, वो सारा डिटेल हम लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ सब देख सकते हैं। इस तरीके से हम पूरा अभी नहीं दिखाएंगे, एक एक करके वीडियो आएगा उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन बैंक का ये जो पोर्शन है, ये 2012 से 2022 तक का है। ठीक है, 2012 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो जो बिहार यूनिवर्सिटी का ट्रेंड है, उसमें एक टॉपिक से हमेशा हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से जो है हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, अभी हम आपको बताते भी हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप खुद से। ठीक है, ये रहा आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और देख लीजिए यहाँ से आप शुरू करिए 2012 में। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 2012 में, फिर उसके बाद 2013 में, फिर देखिए 2014 में, फिर 2015 में, फिर देखिए यहाँ 2016 में, फिर 2017, फिर देखिए यहाँ पे 18 में भी पूछा गया है, फिर 19 में भी पूछा गया है, फिर आपका यहाँ पे 20 में भी पूछा गया है, फिर 21 में भी पूछा गया है, फिर 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक बार और छूट गया, 15 में ये 2 बार पूछा गया। देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15, यानी 15 में ये इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई भी साल नहीं है पिछले 10 साल में, 2012 से 22 तक, जिस साल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से एक भी क्वेश्चन ना आया हो। इनफैक्ट 2015 में 2 क्वेश्चन आया है, बाकी हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। मतलब अगर आप ये 8 क्वेश्चन है, अगर ये आप 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस 8 क्वेश्चन का टोटल का सॉल्यूशन, हम लोग इस टोटल 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। यानी अगर आप आज का ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दूसरा से सीक्वेंस में हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअल में जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। इसको हम इनफैक्ट कॉपी पे सॉल्यूशन इसका कर भी नहीं पाया है अपने हैंड से। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे। ठीक है, चूंकि हम नहीं चाहते कि ये पहले ही आपको डरा दे कि ये भारी है, ये थोड़ा सा हार्ड है।
ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको पहले जो है 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम 1 नंबर क्वेश्चन पे सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। बाकी के 7 क्वेश्चन कर लेंगे और लास्ट में हम आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझा देंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि आपको हार्ड लग जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ही डराने से अच्छा है कि पहले हम इजी क्वेश्चन करें, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जनरली जो है ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 पद होता है। आपको हम सारे क्वेश्चन में पहले 1 मिनट दिखाते हैं, क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो थोड़ा हार्ड है। पहले ये चीज़ समझिए, देखिए ये आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, देखिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए सारे को 1 नंबर क्वेश्चन को भी फिलहाल आप मत देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ दूसरा, फिर तीसरा देखिए, सॉरी तीसरा को भी छोड़ दीजिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, छठा देखिए, सातवां, आठवां, ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, ठीक है। 2 से लेकर 8 तक में, ठीक है। एक 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है, 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और 1 और 3 को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन को देखिए। आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि इसमें 3 गो टर्म है, LHS में 2 गो टर्म है। देख रहे हैं कि d2y/dx² यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है। y2 का मतलब वही होता है, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है और उसके बाद एक टर्म y वाला है, ठीक है। यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और उसके बाद सीधा y और ये RHS में कुछ है, ठीक है। बाकी का टर्म गायब है। हम आपको बताए थे कि जो सेकेंड ऑर्डर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर का, वहाँ पे जो उसका जनरल फॉर्म होता है वो ऐसे होता है d2y/dx² प्लस pdx प्लस q इज इक्वल टू r, इस फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो p वाला टर्म, dy/dx वाला टर्म गायब मिल रहा है आपको। ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी 1 नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन में, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसीलिए हम इस दोनों क्वेश्चन को आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये सारा कुछ हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो ये 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 और 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सारा का फॉर्म आप देख रहे हैं यही होता है। इसी फॉर्म में जनरली आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात तो ये दिया रहता है कि आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से ही बनाना है। अगर फिर भी नहीं दिया हो तो आप ऐसे पहचान इसका कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव गायब है, ठीक है, अगर यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव गायब नहीं है इसके बीच में, आप यहाँ से देख सकते हैं सीधा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर उसके बाद y है सीधा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, गायब है, 3 ही टर्म हो, LHS में 2 टर्म और RHS में 1 टर्म, इस टाइप से हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले तो कंपेयर करके, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, हम आपको उस समय बताया ना, d2y/dx² प्लस p/dx प्लस q इज इक्वल टू r, ये जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और इसी फॉर्म के मदद से हम लोग इसको कंपेयर करके यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या है, 0 निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, 0 है, ये वाला टर्म ही नहीं है। जब टर्म ही नहीं है तो p का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी के बगल वाले को p कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से q का वैल्यू देख सकते हैं तो प्लस QY होता है, ठीक है। तो यहाँ से q का जब कंपेयर करिएगा तो n² देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि y के बगल वाले को हम लोग q कहते हैं, तो y के बगल में यहाँ पे n² है, ठीक है। तो q का जो वैल्यू हो जाएगा वो n² हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ RHS में रहता है सिंपली हम लोग उसको r बोल देते हैं, ठीक है, r फॉर RHS। वैसे यहाँ r फॉर वो ABCD वाला r है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PQR का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन गिवन रहता है उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका नाम एक दे देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन 1 में क्या है, ये चीज़ गिवन है, तो आप जानते हैं कि इसको d2y लिख सकते हैं, d² बोल सकते हैं, या फिर d2y भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये d2y/dx² को आप d² लिख सकते हैं, ये n² ये दोनों में से आप y कॉमन ले लेंगे। ये सारा चीज़ ये प्रोसेस आप पढ़े हुए हैं। ये जो CF यहाँ से निकालना होता है एक्चुअली, तो CF निकालना आप
पार्ट 2 में ही पढ़े हुए हैं, वहाँ पे पढ़ना होता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सी एफ जैसे निकालते थे सेम वैसे ही यहाँ पे भी सी एफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू क्या आया है, प्लस माइनस एन आयोटा आया है। और आपको पता है जब प्लस माइनस में आयोटा के साथ आता है, यानी कंजुगेट पेयर में आता है जब भी रूट, तो उसका जो सी एफ होता है इस फॉर्म में होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉस एन थीटा हो जाएगा, मतलब ए कॉस एन एक्स। देखिए आयोटा के बगल में जो रहता है उसको यहाँ एक्स के बगल में लिखते हैं, ठीक है। तो आयोटा के बगल में यहाँ पे एन है, तो यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, ठीक है। तो ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सी एफ का वैल्यू हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से समझने वाला है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड क्या होता है, क्योंकि यहाँ तक तो सी एफ निकालना आप पार्ट 2 में ही सीखे हुए थे। ये अगर हम आपको नहीं भी बताते हैं तो कोई ना, आपको इतना समझ लेना चाहिए, क्योंकि सी एफ निकालना आप पहले से जानते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड पे, कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड होता क्या है। तो चलते हैं। ये क्या होता है ना कि ये जो सी एफ रहता है ना, ये जो सी एफ, तो ए के बगल में जो भी रहता है, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ए कॉस एन एक्स, ठीक है, और बी के बगल में लिखे हैं साइन एन एक्स। तो ए के बगल में जो रहता है उसको हम नाम देंगे यू, ठीक है, और बी के बगल में जो रहता है उसको नाम देंगे भी। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब उसका एक नाम हमको मान लेना है, ठीक है। तुम यू एक का नाम मान लेते हैं और एक का भी मान लेते हैं। ये सारा मेथड हम आपको अच्छे से सिखाए हुए हैं डिटेल में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड, वो वीडियो बना हुआ है, उसमें बोर्ड पे हम आपको अच्छे से लिख करके बताए हुए हैं, ठीक है। ये आप उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई ना, फिर हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे u और v, ठीक है। और उसके बाद u को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद v को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y को जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको y1 बोलते हैं। वैसे ही जब हम u को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये u का डिफ्रेंशिएशन हो गया, उसके बाद ये v का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन निकालना तो आपको आता होगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये u का डिफ्रेंशिएशन, ये v का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहता है कि a1u प्लस b1 v का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, और a1u1 b1 v1 का जो वैल्यू होगा वो r के बराबर होगा। यानी आपको ये याद करके रखना होगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जो है a1u, ठीक है, अब प्लस b1 v का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और a1u1 प्लस b1 v1 का जो वैल्यू होता है वो r के बराबर होता है। इतना ही आपको याद रखना है। जहाँ a1u1 और a1 b1 आपको पता है, और u1 v1 भी आपको पता है। अब a1 b1 क्या है, तो वहीं अगर u को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u1 बोल रहे हैं, वैसे ही a को जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वो a1 है, b को एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वो b1 है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहाँ से करना क्या होता है, करना ये होता है ना कि यहाँ से हमको a का वैल्यू निकालना होता है और b का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। a और b का वैल्यू निकाल कर इस सी एफ में हम लोग पुट कर देते हैं। तो जो सी एफ का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं, कि यही इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये जो गिवन कंडीशन है ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, दो जो देखिए नीचे में 2 बॉक्स बनाए हैं, ये दोनों बॉक्स 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग 2 इक्वेशन मान लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से चूंकि आपके पास u भी है, u1 v1 है, तो यहाँ से a1 और b1 निकल जाता है, ठीक है। a1 b1 जब निकल जाता है तो वहाँ से a और b निकल जाता है। देखिए कैसे निकलता है। अब देखिए पहले इक्वेशन में a1 u है, ठीक है, तो a1 का तो हमको वैल्यू पता नहीं है, रख दिए, निकालना है चूंकि, लेकिन आपको तो u का वैल्यू पता है ना। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या है, यहाँ से ये है u, तो यहाँ से u को हम इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो a1 के बगल में u इतना हो गया, वैसे ही ये p1 के बगल में v इतना हो गया, यहाँ v है, ठीक है, v वाला वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे ही फिर यहाँ पे जो a1 u1 है तो यहाँ a1 रख लेंगे और u1 का वैल्यू रख लेंगे। u1 का वैल्यू ये रहा आपका, तो u1 का वैल्यू यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, वैसे ही यहाँ v1 का वैल्यू इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 बना लेंगे, ठीक है। ऐसे करके दोनों का वैल्यू रख के इक्वेशन नंबर 2 और 3 बनाएंगे, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को
क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब 10th क्लास में पढ़े हैं ना इक्वेशन सोल्व करना, दो वेरिएबल में x और y का वैल्यू निकालना, बस वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ a1 और b1 है। अब इस दोनों इक्वेशन पे कुछ इस तरीके का हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ये सिंप्लीफाई होकर a1 और b1 का वैल्यू दे दे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया है, तो देखिए फ्रॉम टू में साइन nx से मल्टीप्लाई किया गया है और 3 में कॉस nx से मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा और एक प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से जैसे ही इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में तो ये सेम हो गया, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये कट गया, तो यहाँ से हम b1 का वैल्यू आसानी से निकाल पाए। ठीक है, कैसे निकला है b1 का वैल्यू, तो यहाँ से ये चूंकि इस दोनों को ऐड करेंगे तो b1 कॉमन हो जाएगा, ये साइन nx हो जाएगा, साइन स्क्वायर nx, और ये कॉस स्क्वायर nx हो गया। इधर में चूंकि सेक और कॉस एक्स जो है ये 1 हो जाएगा, तो 1/n हो गया, ऊपर में तो 0 है। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर nx, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b1 का वैल्यू 1/n आ गया है। ठीक है, अब b1 का वैल्यू 1/n आया है तो आप 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में रख करके a1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो 10th क्लास का चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ से ठीक है, हमको a1 का वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं ना, चूंकि अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो b को निकालना है। ठीक है, a1 b1 हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको a और b को निकालना है। ठीक है, तो हम b निकाले हैं ना, तो लगे हाथ b1 निकाले हैं, तो लगे हाथ b1 से हम b भी निकाल लेते हैं। देखिए, तो b1 का जो वैल्यू आया है, b1 का वैल्यू है 1/n। ठीक है, तो b1 का मतलब यहाँ पे क्या है, b1 का मतलब है कि b का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो b1 का मतलब हुआ b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी db/dx। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, 1/n है, तो यहाँ से x को हम इधर ले जाएंगे तो ये db का जो वैल्यू हो जाएगा, db का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/nx। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर में इंटीग्रेशन करेंगे तो db का इंटीग्रेशन हो जाएगा b और इधर में हो जाएगा x/n। चूंकि देखिए 1/n है तो n तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x/n हो जाएगा। चूंकि इंटीग्रेशन हटेगा तो कांस्टेंट तो आएगा ही, तो हम इसको c1 नाम दे देते हैं, क्योंकि आगे जब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ भी कांस्टेंट आएगा, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम देना होगा, तो उसका जो है हम नाम c2 देंगे फ्यूचर में, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस b1 का जो वैल्यू है, ये b1 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके यहाँ से a1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/n tan x। ठीक है, अब a1 का वैल्यू इतना आ गया, तो a1 जो है, a1 का मतलब क्या है, dA/dx। जैसे b का वैल्यू निकाले थे वैसे ही जब आप a का वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेट करके, इंटीग्रेशन वगैरह करके, तो ये फाइनली इतना आता है a का वैल्यू। ठीक है, a का वैल्यू आ गया, आपके पास b का वैल्यू आ गया। अब a और b का जो वैल्यू है उसको CF में पुट कर देना है, तो CF का मतलब y होता है, तो y = इतना, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको सॉल्यूशन करने का अप्रोच अलग है, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसलिए अब सीधा हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, या फिर बताएं थे तीसरा, क्योंकि हाथ से तो सॉल्यूशन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक बार में ही हो जाए, तो ये खटाखट थोड़ा थोड़ा हम हिंट देते चले जाएंगे, ज़्यादा अब समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो समझा दिए ना, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन आपको आता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, BSc कंप्लीट हो रहा है, तो उम्मीद करके हम चलते हैं कि आपको कैलकुलेशन आता होगा, कॉन्सेप्ट हम समझाए दिए, तो थोड़ा बहुत आपको हम अब हिंट करते चलेंगे और बता देंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे फिर क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है, d2y/dx² प्लस a/y = cos x। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग वैसे ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके PQR का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे। देखिए d का वैल्यू भी इसमें भी सेम टाइप से आया है, +- a i। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, सी एफ निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम सी एफ ऑलरेडी निकाले हुए हैं। सी एफ निकालने के बाद इसको यू मानते हैं, इसको भी मानते हैं, फिर इसका U1 V1 निकालते हैं। देखिए निकाल दिए हैं। उसके बाद इतना आया, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ये 0 होता है और ये R के बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इस दोनों के जगह पे UV और U1 V1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हम पुट कर दिए हैं। और पुट करने के बाद क्या हुआ है, पुट करने के बाद इक्वेशन 2 बन गया है, 3 बन गया है। दोनों को सिंप्लीफाई किए, B1 का वैल्यू इतना आ गया, तो वहाँ से फिर B निकाल लिए और फिर उसके बाद A1 का B1 का वैल्यू पुट कर देंगे, A1 निकल जाएगा। और फिर A1 का वैल्यू क्या होगा, A1 के वैल्यू से हम A निकाल लेंगे, ठीक है। और A और B का वैल्यू क्या कर देंगे, CF में पुट कर देंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें समझाएं क्या, इतना आसान है, इतना ईजी है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन समझा दिए, हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा देख लेते, इसमें कुछ समझाने वाला अगर है तो समझा देते हैं, वरना अब देख लीजिएगा, हम इसका PDF भी आपको दे देंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल पा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। अबाउट में सबका लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का, मेरे फेसबुक का, इंस्टा का, सब चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जाकर बोलिएगा कि हमको क्वेश्चन बैंक का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कराए हैं उसका हमको PDF चाहिए, हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बस वही चीज़ है। यहाँ पे क्या कर दिया ना, y2 y1 के फॉर्म में दे दिए, यानी वही बात है, d2y/dx² को y2 लिख दिया और dy/dx को y1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे y1 नहीं है, ये y है, ठीक है। गलती से लिखा गया था y1, इसलिए हम देख रहे हैं कि काट भी दिए हैं हम, ठीक है। क्योंकि आपको हम बताएं कि वेरिएशन ऑफ जो पैरामीटर का फॉर्म होता है इसमें जनरली y1 नहीं आता है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे गायब रहता है। हम ये नहीं करें कि आ नहीं सकता है, अगर आ जाएगा तो हम बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा कि हम आपको बोल भी रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में है, उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है और वो क्वेश्चन थोड़ा सा ये सब के रिस्पेक्ट में हार्ड हो जाता है, तो जनरली कम पूछा जाता है। आप देख ही रहे हैं कि 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वैसा है, ठीक है। वो भी बार बार रिपीट नहीं किया वो क्वेश्चन, जनरली यही इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैसे ही हम लोग PQR का वैल्यू निकाल लेंगे, D का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे D का वैल्यू थोड़ा सा अलग आया है, ठीक है। D का वैल्यू जो है यहाँ पे +-1 आया है, ठीक है। कंजुगेट पेयर में नहीं आया। कंजुगेट पेयर का मतलब होता है कि आयोटा में आना चाहिए, प्लस माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो जो रूट आया है वो रियल आया है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल और अनइक्वल। तो इस केस में जो है वो CF जो है हो जाता है AE⁻x के फॉर्म में और BE⁻x के फॉर्म में, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो D पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो D का चूँकि यहाँ पे वैल्यू एक बार 1 है और एक बार -1 है, इसीलिए E के पावर में एक बार x का कोफिशिएंट 1 है और एक बार x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिएगा -1 है, इसीलिए -1 हुआ है। अगर यहाँ पे D का वैल्यू अगर 2 रहता तो CF जो है, CF कितना होता, सोचिए आप, CF हो जाता AE⁻²x, ठीक है। अगर D का वैल्यू +-2 होता तो CF होता AE⁻²x प्लस AE⁻²x, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे CF होता है। A के बगल वाले को U माने हैं, B के बगल वाले को V माने हैं, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं बहुत समय से। उसके बाद फिर U1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 लिखना छूट गया, यहाँ पे एक्चुअल में ये V1 है, ठीक है। यहाँ पे V ही लिखा गया गलती से, ये V1 का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज कर लेंगे। ये कंडीशन होता है उसका कि ये 2 इक्वेशन देता है, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सोल्व करने के बाद देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर बात फंस गया है। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे A1 का जो वैल्यू आया है वो देखिएगा इतना आया है, 1/e⁻x इंटू 1+e⁻x। अब A1 का तो ये वैल्यू ठीक है, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है ना कि जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा, चूँकि हमको A1 थोड़ी चाहिए, हमको तो A चाहिए ना, तो A निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन हमको चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने में बड़ा परेशानी होगा, तो इसलिए इसको देखिए यहाँ पे सजाया गया है। कैसे सजाया गया है,
तो देखिए ऊपर में 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स किया गया है माइनस ई टू दी पावर एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स को एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। तो किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को एक बार जोड़ दें फिर एक बार घटा दें, हम आपको 10 रुपये दे दें फिर 10 रुपये ले लें, तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात है कि आप पे इमोशनल फ़र्क पड़ेगा कि भाई कैसा आदमी 10 रुपये दे के ले लिया, लेकिन यहाँ इमोशन का बात थोड़ी है, यहाँ तो मैथ है ना। अगर हम 1 में ई टू दी पावर एक्स जोड़ दिए और फिर घटा लिए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही किया गया है, और ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये दो अलग अलग चीज़ में टूट जाएगा, चूँकि एक पार्ट इसका ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और यहाँ से जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 1 बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स आ गया है, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया चूँकि इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। देखिए ऐसा करने से इंटीग्रेशन आसान हो भी गया है और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लिया गया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल हो गया है। लेकिन थोड़ा सा इसके आगे जाने पे और देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यहाँ पे। इसका तो फर्स्ट वाले टर्म का इंटीग्रेशन आसानी से हो गया है, ठीक है। सेकेंड वाले में फिर मामला फंस रहा है कि 1 बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ई टू दी पावर एक्स को 1 बाई माइनस ई टू दी पावर एक्स लिखा गया है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि माइनस लगा रहे हैं तो उसको नीचे भी तो भेज रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ है कि अब फिर इसका एलसीएम ले लिया गया नीचे ही, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ समझिए अच्छे से। देखिए अब क्या किया गया है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका एलसीएम लिया गया है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो बाई में क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा। तो मान लीजिए बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसका इतना हम मान के चलते हैं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए अब नीचे में जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक यहाँ का यहाँ ला दिए, चूँकि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में अब आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, लॉग नीचे वाला, ठीक है। अगर नीचे के चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पहले ए का ही वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। अब इसके बाद a1 का जो है वो वैल्यू कितना था, यहाँ था a1 का वैल्यू जो है पुट करके किस में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या फिर 3 में पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे पुट नहीं किया गया है, नहीं इसलिए पुट किए हैं ना क्योंकि ये जो है ए का जो वैल्यू है ये आपस में खुद ही भारी भरकम है, तो पुट करेंगे तो निकालने में भी भारी भरकम होगा। और उससे आसान है कि हम 2 और 3 को ही सॉल्व करके a1 का वैल्यू निकाल ले। तो हमारा टारगेट है a1 का वैल्यू निकालना, किस मेथड से निकालना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे हमसे आसानी से निकल जाए उससे निकालेंगे। तो हम जो है इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 और 3 को सॉल्व कर लिए हैं, जैसे ऊपर निकाले हैं वैल्यू ना a1 का, वैसे ही यहाँ से b1 का वैल्यू निकालेंगे। कोई ज़्यादा इसमें तुल वाली बात नहीं है, क्योंकि b1 का वैल्यू यहाँ से निकालना आसान है। b1 के वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से b का वैल्यू निकल गया है और उसके बाद a और b का वैल्यू पुट कर दिया गया है, और ये हो गया है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो दिया हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वैसे ही फिर हम लोग पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस आयोटा आ गया, यानी कंजुगेट पेयर में आ गया, इसलिए ये कॉस और साइन के फॉर्म में इसका सी एफ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ए के बगल में चूँकि कॉस है तो यू का वैल्यू कॉस हो जाएगा और भी का वैल्यू साइन हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, u1 v1 निकाल लेंगे और फिर वहीं 2 इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद यहाँ से b1 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज़ है कि b1 का वैल्यू आया है a cos x, ठीक है। अब चूँकि b1 का वैल्यू a cos x आया है तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में आ गया x और cos x के, तो इस पर क्या लगने वाला है, बाई पार्ट्स लगने वाला है। तो यहाँ से हम इसका नाम i1 दे दिए और यहाँ से i1 का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दिए और ये b का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब सीधा यहाँ भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी
हम यहाँ अलग निकाल करके वहाँ रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बी का वैल्यू निकल करके आया है। वैसे ही अब क्या करेंगे, b1 का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और a1 का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a1 का वैल्यू जो है वो ऐसे आया है, a1 का वैल्यू -x sin x आया है। तो यहाँ से फिर ये a का वैल्यू निकालना है तो dA/dx हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे जैसे ऊपर में किए थे, यहाँ पे हम एक ही साथ कर दिए हैं, देख लीजिए आप। बाई पार्ट्स करने के बाद a का वैल्यू इतना आ जाएगा और a का और b का वैल्यू जो है CF में रख देंगे, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, PQR का वैल्यू निकाल लेना है। PQR का वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, PQR का वैल्यू निकालने के बाद D का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे +-2 आयोटा आया है D का वैल्यू, ठीक है। +-2 आयोटा आया है यानी ये कंजुगेट पेयर में है, आयोटा है और प्लस माइनस में है। तो यहाँ से जो है इसका CF भी कॉस और साइन में आएगा और यहाँ से यू भी मान लेंगे इसको, फिर वहाँ से U1 V1 निकाल लेंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सोल्व करेंगे, सब सेम बात है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से B1 का वैल्यू निकला है, फिर यहाँ से B निकल गया है, फिर A1 का वैल्यू निकला है, A निकल गया। इसमें क्या समझा है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ से चूँकि A का वैल्यू जो है वो -2 sin 2x tan x आया है, तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मतलब एक तो ये तरीका है कि ये चूँकि 2 फंक्शन है तो इसको आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे लगा दें। लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे लगाने में दिक्कत क्या है ना, कि दोनों फंक्शन एक ही टाइप का, ये ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए इसमें 1 इंटू करके लगाना पड़ेगा, जो और हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पे tan 2x है, sin 2x है, तो इसके बराबर में चूँकि tan के बराबर में sin भी cos लिख सकते हैं, ऊपर में एगो sin है तो ये sin² cos 2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद sin² की जगह पे 1 - cos² 2x लिखा गया है, अब बाई में नीचे cos 2x लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को अलग अलग तोड़ दिया गया तो ये sec 2x हो गया, ये cos 2x हो जाएगा, चूँकि 2 को cos 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसका जो है इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा और इसका इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x, उसी तर्ज पे है ये sec 2x का फॉर्मूला। और इसके बाद cos 2x का चूँकि sin 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, sin का cos होता है। तो वैसे ही यहाँ से a का वैल्यू इतना निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से b का वैल्यू निकालना है। तो अच्छा सॉरी, b का वैल्यू तो ऊपर निकल ही गया था यहाँ, तो a और b का जो है वैल्यू रख देंगे, यहाँ से y बराबर इतना हो जाएगा। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग को इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 3 भी करेंगे, ठीक है। पहले 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है दिया हुआ है आपका d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू sec x, ठीक है। d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, सॉरी sec x गलती से निकल गया है मुँह से, ठीक है। PQR का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से D का वैल्यू निकल गया है, प्लस माइनस आयोटा है तो साइन और कॉस के फॉर्म में जाएगा। A1 उसके बाद क्या करना है, U भी मान लेंगे, फिर U1 V1 निकल जाएगा, 2 इक्वेशन यहाँ से निकल करके आएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, B1 निकलेगा, फिर B निकलेगा और B के बाद फिर A1 निकलेगा, फिर A निकलेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था यहाँ तक। ये जो फॉर्म था ये बहुत आसान होता है, इसके बाद वाला भी आसान है, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, इससे डिफरेंट है, इसलिए हम आपको बोले हैं कि बाद में बताएंगे। अभी हम उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का जो है सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इतना, यानी ये बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट कैसे हैं, तो डिफरेंट इस बात में है कि यहाँ जो है ना, इसमें का जो dy/dx है ये जिंदा है, बाकी सब में ये dy/dx नहीं होता था, फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो गायब होता था, लेकिन इस वाले में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, प्रोसेस सेम रहेगा, बस जो है CF निकालने का जो फॉर्मूला है, जो CF निकालने का तरीका है, बस वहीं चेंज होने वाला है। यहाँ पे CF निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा,
तो यहाँ पे हम लोग नॉन इंटीग्रल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। हम आपको नॉन इंटीग्रल मेथड पढ़ा चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे उसका डिस्कशन हो सकता है कि इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में भी एक आध बार आए, आगे चल के एक दो क्वेश्चन उस पर मिले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप उस मेथड को भी समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड है, आपके लिए यूजफुल है, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। एक्चुअली में उसमें होता क्या है कि चूँकि आप तो जानते हैं PQ निकालना, वैसे ही यहाँ से भी PQ निकाला गया। पहले तो इसमें डिवाइड कर दिया गया 1 - x से, चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो dy/dx² आता है इसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चूँकि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दोनों तरफ क्या किया गया है, 1 - x से डिवाइड कर दिया गया। तो अब ये जो है इक्वेशन 1 को आप देख रहे होइएगा, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके P और Q का वैल्यू और R का वैल्यू निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन इंटीग्रल मेथड क्या कहता है कि अगर PQ R का वैल्यू आपके पास है तो आप एक काम करिए, 1 + P + Q का वैल्यू पता करिए। अगर इस 1 + P + Q का जो वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका गिवन इक्वेशन है ना, उसमें एक सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो e⁻x है, ठीक है। अगर 1 + P + Q का वैल्यू 0 आ जाता है तो e⁻x जो है इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है। e⁻x गिवन इक्वेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका एक पार्ट है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये कहता है नॉन इंटीग्रल मेथड। वहीं अगर p की जगह पे -p अगर यहाँ रख दे 1 - P + Q, तो अगर 0 के बराबर वो आ जाता है तो वहाँ पे e⁻x होता है, ठीक है। ये तो डिटेल में आप नॉन इंटीग्रल मेथड में पढ़ लीजिएगा। वही एक बात साथ साथ और कहता है कि अगर P + QX का वैल्यू, यहाँ पे QX का मतलब Q का फंक्शन नहीं है, Q × X का सेंस है, ठीक है। अगर P में आप ऐड करते हैं Q को X से मल्टीप्लाई करके, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इससे एक बात और निष्कर्ष निकलता है, एक और कंक्लूजन निकलता है कि X जो है ना, X इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। यानी सबसे पहले हम 1 + P + Q निकाले हैं जो कि 0 के बराबर आया है। इससे हमको ये पता चला है कि कुछ भी हो e⁻x जो है इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। अब चूंकि P + QX का वैल्यू भी 0 आ गया है तो इससे एक बात और पता चल गया कि x भी जो है वो इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो इसीलिए जो इसका CF है वो a × e⁻x + bx के बराबर होगा। अब कहिएगा ये CF निकालने का कौन तरीका है भाई? हाँ, नया तरीका है। ये आप ट्वेल्थ बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में डी के नेचर पे CF डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि डी का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, शायद निकल भी ना पाए, चूंकि ये फॉर्म ही अलग है, इसलिए इस तरीके से CF फाइंड किया जाता है। इसका भी मतलब वही होता है। अब फिर आपके पास CF आ गया तो फिर वही तरीका है, ए के बगल वाले को u मानिए, बी के बगल वाले को v मानिए, फिर u1 निकालिए, v1 निकालिए, फिर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के उपयोग से दो इक्वेशन बनाइए, दोनों को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए, फिर CF में पुट कर दीजिए और वहीं जो है वो फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी मेथड प्रोसेस सेम है, तो आपको समझाते आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये चूँकि तो हम हैंड से लिख नहीं पाए हैं हाथ से, ये हम बुक से ही लिए हैं। बुक में चूँकि दिया हुआ था, हमको मिल गया, हम सोचे टाइम बचा लेते हैं, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं टाइम। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बुक में दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये नॉन इंटीग्रल से भी ये नॉन इंटीग्रल पे भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। एक तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। उसके बाद ये नॉन इंटीग्रल पे बैठ नहीं रहा है, क्योंकि नॉन इंटीग्रल में 1 + P + Q का वैल्यू निकालते हैं, 0 आना चाहिए तब ना कुछ होगा, या फिर P की जगह पे -P रखेंगे तो 0 आना चाहिए, मतलब उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। फिर P + QX फिर ऐसे करके 2 + PX ऐसे करके होता है, तो उस पर ये बैठ नहीं रहा है, चूँकि ये नॉन इंटीग्रल से भी नहीं बन रहा है। तो इसको जो बनाया गया है ना, इसमें भी चूँकि सारा खेला वही है कि डी आप निकाल लीजिए, डी निकाल लेते हैं तो बाकी आगे का प्रोसेस वही है। क्योंकि डी आप निकाल लेते हैं तो CF निकाल लेते हैं,
या फिर अगर चूंकि डी नहीं निकाल पाते तो सी एफ निकालने का दूसरा मेथड वो नॉन इंटीग्रल से बताए थे, कैसे भी करके पहले सी एफ निकालना होता है। तो यहाँ पे चूंकि नॉन इंटीग्रल से भी नहीं बैठ रहा है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फॉर्म है नहीं, तो यहाँ जो है ना ये चूंकि इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस फॉर्म में है, ठीक है, ये होमोजीनियस फॉर्म में। पहले सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे जो फंडा अप्लाई किया गया है वो होमोजीनियस इक्वेशन का किया गया है। यहाँ पे वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है जो आप पार्ट 2 में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे इसका ये सेकेंड ऑर्डर का दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन होता है जो एक्चुअल में आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे हम सोच रहे हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे हमको समझाना ही है, तो हम आपको वहाँ पे क्यों ना समझा दें, फिर यहाँ पे क्यों टाइम बर्बाद करें, वैसे भी वीडियो लंबा हो गया है। तो होमोजीनियस मेथड से जो है इसका डी निकाला गया है। होमोजीनियस मेथड में भी ऐसे ही डी निकाला जाता है। होमोजीनियस मेथड जब हम आपको समझाएंगे सॉल्यूशन का तो वहाँ पे बताएंगे कैसे करके आपको डी निकाला जाता है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू इतना आया है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम आपको होमोजीनियस मेथड पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम समझाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, और वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, और ये वीडियो होमोजीनियस का है भी नहीं, इसमें हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ना है। ये तो गलती से समझिए एक बार पूछ लिया है तो हम डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप जब हम उसको समझाएंगे तो वहाँ समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर वही बात है, डी का वैल्यू निकल गया है तो यहाँ से सी एफ निकाला गया है, और सी एफ को ही वहाँ वाई, यहाँ वाई बोलता है बुक में, तो वाई बराबर इसको देख रहे हैं आप ए ई टू दी पावर जेड। देखिए यहाँ एक्चुअल में एक्स के जगह पे ई टू दी पावर जेड मान लिया है, तो इस फॉर्म में ये यहाँ से सी एफ का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सी एफ का वैल्यू निकलने के बाद अब देख लीजिए ना, सी एफ का वैल्यू आप खुद देखिए, क्योंकि डी का वैल्यू आया है +-1, तो सी एफ तो ई के पावर के फॉर्म में जाएगा ही, तो चूंकि रियल और अनइक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि अब इक्वेशन जो है जेड में बदल गया है, इसीलिए ई के पावर जेड के फॉर्म में गया है सी एफ, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दे लीजिए एक चीज़, सी एफ निकलने के बाद क्या किया गया है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से देख लीजिए, ये देखना है कि आप x के जगह पे e टू दी पावर जेड रखें, तो यहाँ e टू दी पावर जेड की जगह पे x रख लिया गया है, i टू दी पावर माइनस जेड की जगह पे 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे सी एफ का जो वैल्यू है वो y बराबर x प्लस b/x आया है, ठीक है। अब हम तो आपको बोले थे ना वहाँ पे कि b के बगल में जो रहेगा उसको b मानना है, a के बगल में जो रहेगा उसको u मानना है, इसीलिए यहाँ पे जो है u के जगह पे देखिएगा। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट बुक में तो यही दिक्कत होता है, डायरेक्ट ले लेता है। यहाँ पे u1 v1 माना ही नहीं है, सीधा इसको डायरेक्ट इक्वेशन बना दिया है, ठीक है। आप मान करके बनाइएगा, यहाँ पे v का वैल्यू 1/x लीजिएगा, आप u का वैल्यू x लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद u1 v1 निकालिएगा, और उसके बाद फिर आप a1 निकालिएगा, a1 का वैल्यू इतना आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। और a के बाद फिर वैसे ही जैसे वो निकालें b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आप देख ही रहे हैं यहाँ निकल गया है, और उसके बाद ए और बी का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर वही हो जाएगा सॉल्यूशन, वही मेथड है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आगे में चूंकि एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको लिखता नहीं किस मेथड से बनाना है, लेकिन इसी फॉर्म का पूछता है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उसमें आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। जनरली नॉन इंटीग्रल मेथड, रिमूविंग डेरिवेटिव मेथड वगैरह से बनाते हैं। हम तो आपको 4 मेथड टोटल सिखाए हैं, तो बाकी 3 मेथड का चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2012 से लेकर 22 तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मिलते हैं हम लोग